तो बच्चों, प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग साइंस का 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? जो नीचे ऑप्शन दिया गया है इसमें कोई एक सदिश राशि नहीं होगा। तो समझते हैं हम लोग कौन सदिश राशि नहीं है। देखिए बेटा, आंसर दोगे आप लोग? आंसर देके देखो। चलिए, संवेग जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेग भी वेक्टर है, कोणीय वेग भी वेक्टर है, लेकिन द्रव्यमान क्या है? स्केलर है। तो यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है एक सदिश नहीं है? सदिश नहीं है मतलब अदिश है, तो वह हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और द्रव्यमान के ही नाम मिलता जुलता है भार। हालांकि दोनों फिजिक्स में अलग अलग है, लेकिन इसको समझिएगा। भार जो है, भार आपका वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। द्रव्यमान जो है स्केलर है, अदिश राशि है, लेकिन भार वेक्टर है, सदिश राशि है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन या क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है। देखिए, थोड़ा सा इसको कंसेप्ट के माध्यम से अगर समझा जाए, अभी आप गर्मी के मौसम से बिलोंग्स कर रहे हो, गर्मी का मौसम है, तो याद है आप पूरा अपना पसर कर सोते हैं। आप जो है पूरी तरह से पसर कर सोते हैं ताकि आपका बॉडी का एरिया बढ़ जाए। और जब ठंडा होता है तो आप पूरा सिकुड़कर सोते हैं, कम से कम एरिया में सो जाते हैं। तो जब सिकुड़कर सोते हैं तो उसका शेप देखने में गोलापन होता है। तो जैसे ही एरिया कमेगा तो शेप गोल पकड़ लेता है। तो वर्षा की बूंदों का गोल होना, वर्षा की बूंदों का गोल होना स्पष्ट करता है कि वो एरिया कम ग्रहण कर रहा है, जो कि पृष्ठ तनाव होती है। तो जिसमें लिक्विड का कम से कम एरिया ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो वह कहलाता है पृष्ठ तनाव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। श्यानता नहीं होगा। श्यानता जो है विस्कोसिटी, ये आधारित आपका है डेंसिटी पर। बादल की श्यानता कम होने के कारण ही वो आसमान में तैर रही है। हवा और पानी में पानी अधिक श्यान है, इसीलिए पानी में हम लोग दौड़ नहीं सकते हैं। घनत्व तो आप समझ ही रहे हैं, पदार्थ में घनत्व का मतलब होता है कोचा कोची। देखो, जैसे ई पदार्थ है और यही पदार्थ अलग पदार्थ, एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी है, दोनों का शेप बराबर लिए हैं, दोनों का शेप बराबर है। तो इसमें मोलेकुल्स मात्र इतना है और इसमें मोलेकुल देखो इस प्रकार से कोचा कोची बढ़ में पूरा एकदम है। तो बोलेंगे कि इसका जो घनत्व होगा, इसका जो घनत्व होगा वो अधिक होगा, अधिक होगा, और इसका जो घनत्व होगा वो क्या होगा? कम होगा। समझ में आया? वाष्प दाब तो एक अलग पॉइंट ही है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आकाश गंगा का रंग नीला प्रतीत होता है, बताओ, कमेंट करो। विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या प्रवर्तन के कारण? क्या आंसर दिए आप लोग? अरे बाप रे बाप। देखो, आकाश का रंग नीला होना, पहले एक थ्योरी को समझिए आप। जो सनलाइट होता है, सनलाइट जो होता है व्हाइट लाइट, इसमें से 7 रंग हम लोग के पास आती है। आप सब लोग जानते हो कि इसमें 7 रंग होता है, समझ गए? तो जब ई श्वेत प्रकाश सनलाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है, समझ गए, तो यह बिखर जाता है। लाइट इस प्रकार से बिखर जाता है।
तो ये बिखरने की घटना को ही हम क्या कहते हैं बाबू, प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। समझ गया? तो सनलाइट में जो 7 रंग है, रेड टू ब्लू, ब्लू नहीं होता है, इसको हम लोग बैंगनी बोलेंगे, मतलब भी कर दो यहाँ, है ना। देखिए, तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? बैंगनी का होता है, और सबसे कम प्रकीर्णन लाल का होता है। नतीजा क्या होता है कि बैंगनी और नीला कलर जो है से आसमान में ही इधर भटकते रह जाती है, और रेड जो कलर होता है वो आगे सीधे दूर तक पार कर जाती है। रेड का प्रकीर्णन कम होता है। तो आसमान में बैंगनी या ब्लू कहिए, नीला कलर ज़्यादा दिखाई पड़ता है, इसीलिए आसमान का रंग कैसा होता है? नीला। मतलब सूर्य के प्रकाश से नीला रंग जो है आसमान में ही बिखर जाती है। सूर्य से आने वाले सतरंगी प्रकाश में जो नीला रंग है, नीला और बैंगनी, आसमान में ही धूल कणों से टकरा करके बिखर जाती है, इसीलिए आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन यह धूल कणों से टकराकर बिखरने की जो घटना है, इसको कहते हैं प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। तो बताइए, आकाश का रंग नीला दिखना क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसका जो संबंध है सीधे उल्टा है। किससे? तरंग दैर्घ्य से। सीधे उल्टा है किससे? तरंग दैर्घ्य से। नोट कर लेना। यानी तरंग दैर्घ्य जब अधिक होगा, इसको लेमडा लिखते हैं, यदि लेमडा अधिक होगा, शॉर्ट में लिखते हैं, जब लेमडा अधिक होगा, लेमडा क्या होगा? अधिक होगा, तब प्रकीर्णन, तब जो है प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। तब प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। जब तरंग दैर्घ्य अधिक होगा तो प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। तो देखिए, रेड का तरंग दैर्घ्य 7800 एंगस्ट्राम है, और वायलेट का, बैंगनी का तरंग दैर्घ्य कितना है? 3900 एंगस्ट्राम है। तो पता है इसका तरंग दैर्घ्य कम है। तरंग दैर्घ्य क्या है बाबू? कम है। इसीलिए मैथ भाषा में लिख दिए, इसीलिए इसका प्रकीर्णन जो है क्या होगा? अधिक होगा। इसीलिए इसका प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होगा। तो याद रहे, अगर मान लो कभी दो किरणों में कंपेयर करा दे, दो किरणों में कंपेयर करा दे, तो उसमें जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। अब एक प्रश्न और प्रकीर्णन से आती है कि सिग्नल में या खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं? तो बोलिएगा कि उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, अतः वह दूर तक यात्रा कर सकता है, दूर तक जा सकती है। इसीलिए खतरा के निशान में, डेंजरस सिग्नल में हम लोग रेड कलर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके गांव में, चाहे आपके आसपास या शहर में, आप टावर गड़ा हुआ देखे होंगे, चाहे आपके आसपास में टावर अगर होगा तो देखिएगा उस पर रेड लाइट जलते रहता है। वह इंडिकेट करता है वायुयानों को कि यहाँ पर कुछ खतरा है, अपना रास्ता बदल कर चलो। समझ गए? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए वो दूर तक जाता है। नोट करते चलिएगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन कम होगा, प्रकीर्णन उसका कम होगा, जिसके कारण वह दूर तक जा सकती है, जिसके कारण वह दूर तक जा सकती है। नीला रंग का, नीला रंग का जो नीला रंग है उसका तरंग दैर्घ्य कम है। नीला रंग का तरंग दैर्घ्य क्या है? कम है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होगा। तो जानते हैं, अभी तो लोग पढ़ लिख के का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। लेकिन ये भी पूछेगा कि चंद्रमा पर से आकाश का रंग कैसा दिखता है? चंद्रमा पर बाबू वायुमंडल नहीं है, वहां पर जो है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसीलिए टोटल प्रकाश धरातल पर पहुंचेगा, जिसके कारण अंतरिक्ष में काला दिखाई पड़ेगा।
तो चंद्रमा पर आकाश काला दिखाई पड़ेगा। जहां भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है टकराने वाला, जहां भी ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट्स नहीं है टकराने वाला, तो वहां आकाश का रंग काला दिखेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये बाबू ध्वनि ही नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा, ये प्रश्न है, फटाफट आंसर दो। जी हाँ, देखिए दो बात याद रखिएगा, प्रकाश हो या ध्वनि हो या मोटे तौर पर इसको तरंग कह दो, तीनों में लागू होगा ये चीज। ठीक है। जब प्रकाश या ध्वनि या तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो चाल बदल सकती है, उसकी एम्पलीट्यूड आयाम भी बदल सकती है, उसकी इंटेंसिटी तीव्रता भी बदल सकती है, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलेगा। याद रखना बेटा, प्रकाश, ध्वनि और किसी भी तरंग का आवृत्ति चेंज नहीं करता है, इसलिए आंसर क्या मारेंगे, डी मारेंगे। चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? देखो प्रतिध्वनि कहते किसको है? जब कोई बड़ा हॉल में आप लोग कभी गए होंगे तो एक बार बोलते होंगे राम, तो उधर से जवाब आता है राम 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 राम। मतलब आवाज गूंजना, जिसको बोलते हैं आवाज गूंजना, और इंग्लिश में बोलते हैं इको। तो ये होता क्या से देखिए, जैसे मान लो कि आप एक बंद घर में हैं, यहां पर आप हैं, ठीक बैठे हुए हैं, जब आपसे यह साउंड निकला तो इस साउंड यहां गया, टकरा के वापस आया, यहां गया, टकरा के वापस आया, इस तरह सभी दिशाओं से टकरा करके वापस आना और फिर से सुनाई पड़ना, यही कहलाता है प्रतिध्वनि। यही क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि, अगर ये ध्वनि सीधे पार कर जाता, इधर से ही पार कर जाता तो वापस तो नहीं आता है ना। तो ये लौट गया, लौट गया। जब ध्वनि क्या किया, लौट गया। ध्वनि का लौटना इसी को कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन। तो दैट मीन्स प्रतिध्वनि तो ध्वनि लौटने से ही सुनाई पड़ती है, तो फैक्टर्स क्या बन जाएगा, परावर्तन। मतलब आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि का क्या, परावर्तन। ध्वनि में आधा होगा यहाँ, ध्वनि तरंग का परावर्तन। कुछ पॉइंट है प्रतिध्वनि से, उसको नोट कर लो, अच्छा होगा। प्रतिध्वनि परावर्तन घटना से उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि परावर्तन घटना से उत्पन्न होती है। परावर्तन घटना से उत्पन्न होती है, नोट कर लिए। एक आदर्श हॉल में प्रतिध्वनि नहीं उत्पन्न होना चाहिए। एक आदर्श हॉल में प्रतिध्वनि नहीं उत्पन्न होना चाहिए। एक पॉइंट लिखिएगा, किसी भी हॉल में प्रतिध्वनि को सुनाई पड़ना, किसी भी हॉल में या कहीं भी प्रतिध्वनि को सुनाई पड़ना अनुरणन रेजुनेंस, अनुरणन
रेजोनेंस कहलाता है। इंग्लिश में रेजोनेंस कहलाता है। और जितना देर तक प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, जितना देर तक प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, जितना देरी या देर तक प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, उसे अनुरणन काल कहा जाता है। अनुरणन काल कहा जाता है। अनुरणन काल, काल मतलब टाइम, काल कहा जाता है। एक बात समझिए ठीक यहाँ से, जैसे मान लो कि अनुरणन काल अगर दे दिया गया कि 2 मिनट है, इतना होता नहीं है, 2-4 सेकंड होता है। चलो 2-4 सेकंड लगते हैं तो मैं थोड़ा सा देखिए, मान लो कि अनुरणन काल कैसे सेकंड है, 4 सेकंड है। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप आवाज लगाइएगा ना, तो उसके बाद 4 सेकंड तक आपका आवाज गूंजते रहेगा। अनुरणन काल अगर 10 सेकंड दिया हुआ रहे, तो इसका मतलब कि 10 सेकंड तक गूंजता रहेगा। अनुरणन काल अगर 1 सेकंड है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड तक आवाज गूंजते रहेगा। अनुरणन काल 0 सेकंड है, एकदम टाइम नहीं है, इसका मतलब है कि आवाज गूंजेगा ही नहीं। समझ गए? तो अब एक मेरा बात समझो, आप एक हॉल का निर्माण किया, हॉल में भाषण दे रहे हैं। भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोग के लिए, भाइयों एवं बहनों जैसे ही आप बोले तो उधर से आवाज आती रहेगा, भाइयों एवं बहनों, भाइयों एवं बहनों, भाइयों एवं बहनों। तब तक अगर वो 10 सेकंड 5 सेकंड तक वो इसी बोलते रह जाए, तो आगे फिर आप जब बोलिएगा तो आवाज जनता सुन पाएगी? दोनों आवाज मिक्स न कर जाएगा जी। तो हॉल में आवाज गूंजना अच्छा बात नहीं है। इसीलिए एक आदर्श हॉल होगा तो आवाज नहीं गूंजना चाहिए। आवाज नहीं गूंजना चाहिए, इसका मतलब है कि अनुरणन काल कितना होना चाहिए? 0 सेकंड होना चाहिए। तो पॉइंट नोट होना चाहिए यहाँ पर कि एक आदर्श हॉल गुंजहीन होता है। एक आदर्श हॉल गुंजहीन मतलब गुंजता नहीं है उसमें आवाज, गुंजहीन होता है। और उसका अनुरणन काल 0 सेकंड होती है, और उसका अनुरणन काल 0 सेकंड होती है। नोट कर ली बाबू? चलिए, क्लियर हो गया। और एक बात और है, समझो, अगर मान लो कि हॉल बनाया और उसमें थोड़ा बहुत आवाज गूंज रहा है, तो उसको कैसे रोकिएगा? तब क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हॉल बनाया, अब आवाज गूंज रहा है, तो हॉल के दीवारों पर रुखड़ापन बना देंगे, रुखड़ापन बना देंगे, या कुछ ऐसा मटेरियल लगा देंगे जो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले। तो इसके लिए है थर्मोकोल लगा दीजिए, जूट का बोरा लगा दीजिए, या सूती कपड़ा टांग दीजिए, दीवार खुरचेदार बना दीजिए। इस तरह से क्या होगा कि साउंड को वो सोख लेगा, रिफ्लेक्टिव साउंड को, जिससे आवाज नहीं गूंजेगा। समझ गए? तो यही कारण है कि सिनेमा हॉल तो खैर आप लोग नहीं देखे होंगे, सिनेमा हॉल का एक जमाना हो गया। सिनेमा हॉल की दीवारें खुरदरी होती थी, रुखड़ा होता था। समझ गए? अगर आप कोई रूम का निर्माण करते हैं, अब पूरा एकदम पुट्टी उटी मरवा के चिकना दीजिए, पता है उसमें आवाज ज्यादा गूंजेगा। लेकिन एक रूम बनाइए प्लास्टर भी न रहे, तो उसमें आवाज नहीं गूंजेगा, एकदम नहीं गूंजेगा। समझ गए? तो एक आदर्श हॉल गुंजहीन होना चाहिए। हाँ, अब जो पदार्थ दीवार पर आप टांगे है ना, जिससे ध्वनि को सूखन हो रहा है, अब ध्वनि को अवशोषित कर ले रहा है, तो ये जो पदार्थ टांगे ना, इसको बोलते हैं एकॉस्टिक। क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक पदार्थ। एकॉस्टिक पदार्थ मतलब प्रतिध्वनि को सोखने वाला पदार्थ, रिफ्लेक्टिव साउंड को सोखने वाला पदार्थ को हम लोग एकॉस्टिक पदार्थ कहते हैं। तो एकॉस्टिक में आप जूट का बोरा ले सकते हो, सूती कपड़ा ले सकते हो, चारकोल भी होता है एकॉस्टिक पदार्थ। समझ गए? बहुत तरह की है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
चलो, प्रकाश वर्ष द्वारा मापी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। समय नापिएगा, खगोलीय दूरी नापिएगा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नापिएगा, प्रकाश की तीव्रता नापिएगा। प्रकाश वर्ष जानते हैं, एकदम VVI है। ये क्वेश्चन का विषय जो है ना, कंफ्यूजन का विषय बना देता है। जो वर्ष लगा हुआ है ना, इसके वजह से लगता है कि समय है, लेकिन समय नहीं है, इससे दूरी नापते हैं। प्रकाश वर्ष से क्या नापते हैं? दूरी। तो खगोलीय दूरी नाप सकते हैं इसे। आंसर क्या होगा? बिहार। 7, नैनो सेकंड। नैनो जैसी नाम पड़ा नैनो, तो इसका मतलब होता है 10 का पावर -9। तो नैनो सेकंड लग गया, तो सेकंड लगा दीजिए, नैनो सेकंड। 10 का पावर -9 सेकंड, आंसर बिहार मार दीजिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में दीजिए आंसर, पहले हो चुका है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? जैसे मान लो बर्फ का सीली है और यहाँ पर प्रेशर क्या करो? हाई कर दो, तब जो है से इसका जो गलनांक होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो लो हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं 9 नंबर में। वस्तु की मात्रा बढ़ने से निम्न में भौतिक गुण अपरिवर्तित रहता है। 4 गो गुण दिल है पदार्थ का, इसमें कौन जो है चेंज नहीं करेगा, अपरिवर्तित रहेगा? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। देखो समझिए, जैसे मान लो कि ए पदार्थ है, भरा हुआ है इसमें, है ना, इसे, और इसी पदार्थ की इसमें कुछ और यही पदार्थ से में, जैसे मान लो कि अगर मिट्टी है तो मिट्टी, लोहा है तो लोहा, जो भी है, मान लो कि लोहा ही है, तो इसी लोहा की मात्रा को बढ़ा दें। क्या करा? वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर, मतलब ई है 5 kg, अब यहाँ पर कर दिए हम 8 kg, तो लोहा की मात्रा बढ़ गया ना बाबू, बढ़ गया। तो कौन सा भौतिक गुण चेंज नहीं करेगा, अपरिवर्तित रहता है, मतलब चेंज नहीं होगा? तो देख लीजिए, आयतन, आयतन बदल गया। ये 5 kg लोहा का जो सिल्ली होगा और 8 kg के लोहा का जो सिल्ली होगा, दोनों आयतन चेंज है। इसका आयतन ज़्यादा है, इसका आयतन कम है। भार भी चेंज हो गया, क्योंकि भार का फॉर्मूला होता है mg, मतलब मास गुने 10। इसका भार हो जाएगा, जानते हैं कितना? 50 न्यूटन। इसका भार हो जाएगा 80 न्यूटन। भार भी चेंज कर गया, समझ गए? द्रव्यमान तो चेंज कर ही गया कि 5 kg 8 kg हो गया, डेंसिटी नहीं चेंज करेगा, याद रखिएगा। लोहा जो इसका डेंसिटी है वो इसी का डेंसिटी होगा। कोई भी लोहा है, लोहा का डेंसिटी सेम होता है, डेंसिटी कभी चेंज नहीं होता है, समझ गए? आंसर क्या मारिएगा? सी मारिएगा। 10 नंबर देखिए, कार की हेडलाइट में निम्न में किस प्रकार की दर्पण का प्रयोग होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर दो, पहले पढ़ा चुके हैं। देखिए, आपको कार में या गाड़ी में 2 तरह का लाइट के बाद चर्चा हम किए थे 2 दिन पहले। गाड़ी में 2 तरह का लाइट रहता है ना, एक होता है जो हेड लाइट में होता है ना, और दूसरा होता है साइड मिरर। साइड मिरर होता है। हेड लाइट में कनकेव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कनकेव का। और साइड मिरर में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? कन्वेक्स का प्रयोग करेंगे। हिंदी में इसको बेटा हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण, और इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। क्लियर हो गया? तो क्या मारिएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ए। फिजिक्स का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलते हैं केमिस्ट्री में। कार्नेलाइट अयस्क है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? चलो फटाफट आंसर दो। चलिए राइट, सही है, कुछ लोग बच्चा सही है। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हंसने वाली गैस या हंसाने वाली गैस, हंसने वाला या हंसाने वाला गैस जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, वो है, चलो फटाफट आंसर दो, क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। फटाफट आंसर दो, तब तक हम फार्मूला लिखते हैं इसका। नाइट्रस ऑक्साइड का N2O,
अमोनिया, अमोनिया का हो जाएगा NH3। लेकिन इसी जगह एक और बात पूछा जाए आपसे, फॉर्मूला अमोनियम, अमोनियम पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा NH4। अमोनिया का NH3 और अमोनियम का NH4। ये जो है ना अमोनियम जो है आयन कह सकते हो या मूलक कह सकते हो, आयन या मूलक होगा, जबकि अमोनिया जो है ये यौगिक है, मतलब कंप्लीट बॉन्ड इसमें है। चलिए, और हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दे रहे हैं, देख लो ठीक से, HS। और हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। आंसर दिए रहे हैं। अच्छा चलो, क्या होगा आंसर, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, राइट आंसर क्या हो जाएगा A। पूरा फॉर्मूला नोट कर लेना बेटा। चलते हैं 13 नंबर, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोबिलियन, हाइपोबिलियन क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सिल्वर ब्रोमाइड होगा, या सोडियम थायोसल्फेट होगा, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। देखो फोटोग्राफी में दो तरह का यूज होता है, नोट कर लीजिएगा, दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछता है हाइपोबिलियन, एक पूछता है हाइपोबिलियन। हाइपोबिलियन को ही बोलेंगे फिक्सर, फिक्सर के रूप में, हाइपोबिलियन क्या बोलेंगे, फिक्सर के रूप में। और दूसरा हो गया फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के फिल्म बोलते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म, जिसको हम लोग रील भी कहते हैं। रील, पहले फोटो खिंचाते थे हम लोग ना बाबू, हम लोग के ज़माने में तो रील होता था, समझ गया। देखो तो हाइपोबिलियन या फिक्सर के रूप में हम लोग यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट। एक एक बात एकदम लिखिएगा, हाइपोबिलियन या फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का होगा, और रील पर जो बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, नोट कर लो, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। और यहाँ पर जो है हाइपोबिलियन में सोडियम थायोसल्फेट का होता है। तो आंसर अब देख लीजिए, है ना, क्या हो जाएगा, इसके अनुसार हो जाएगा आंसर हमारा C। और इधर जो फोटोग्राफी में डायग्राम बनाए उसको भी नोट करिए, एकदम डायग्राम बना बना के लिखना, समझ गया। देखो वो गधा जो है ना ऐसे, अरे बेवकूफ वैसे नहीं, जैसे डायग्राम बनाए ना वैसे बनाओ ना जी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। हम लोग कपूर को निम्न में किस विधि से शुद्ध कर सकते हैं या किया जाता है। चलिए बता चुके आप लोग को। जैसे एक बात समझो, जैसे मान लो इसमें पानी भरा हुआ है और चीनी इसमें भर दिया गया है। अब चीनी को हमको निकालना है तो क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो पानी जो है से उड़ जाएगा भाप बन के, और चीनी लास्ट पे ना बैठ जाएगा ना। उसी प्रकार से कपूर को अगर शुद्ध करना है तो कपूर को गर्म कर दोगे, जब गर्म करोगे तो यह लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट गैस बन जाएगा। इसी क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो शुद्ध करने का विधि क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सोडियम को रखा जाता है, अरे बाप, ये तो बहुत प्रचलित क्वेश्चन है बेटा, इसको तो आंसर देना चाहिए आप लोग को। सोडियम को रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है जी, जल में तुरंत रिएक्शन कर लेगा, समझ गया। मीठी तेल में, कहाँ रखते हैं इसको, मीठी तेल में, C। 16 देखिए, वायुयानों की टायरों में निम्न में कौन सी गैस भरी जाती है, समझ गया। देखो वायुयान में जितना हल्का हो सके उतना ही अच्छा होगा। तो सबसे हल्का तो हाइड्रोजन है, लेकिन पता है वायुयान में क्यों नहीं भरा जाता है। हाइड्रोजन का जब टेम्परेचर हाई होगा तो रिएक्शन करके हीलियम में कन्वर्ट होने लगेगा, बहुत उच्च ताप पर। एक उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हल्का होता है, समझ गए, इस रिएक्शन का डर है इसमें, इसीलिए हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारा हीलियम जो है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, तो इसी का प्रयोग करिए, क्योंकि ये तो निष्क्रिय है,
यह क्या है, निष्क्रिय है, ये इसलिए कोई से अभिक्रिया यह नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 17 का आंसर दो बेटा फटाफट आप लोग। डायनामाइट में मुख्यतः क्या पाया जाता है? यस, डायनामाइट में जो निर्माण होगा तो सबसे ज़्यादा जो मुख्य तत्व होगा या अवयव होगा क्या होगा, फटाफट दो। डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबल किए थे, जर्मन के रहने वाले थे 1867 में। आज उन्हीं के नाम पर जो है ना नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जर्मन नहीं जी, स्वीडन के शायद थे। चलिए यूरोपीय कंट्री के ही थे। आगे देखिए बेटा, यहाँ आंसर होगा सी, ग्लिसरीन। जानते हैं अल्फ्रेड नोबल साहब डायनामाइट का जब आविष्कार किए थे, कितना में किए थे? अल्फ्रेड नोबल, नाम लिख लेना, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। यह आविष्कार किए थे 1800 कितना में, 67 में। समझे, कहीं डेट 66 ही मिलेगा बेटा, डेट का टेंशन मत लेना। और डायनामाइट का मुख्य अवयव क्या होगा, नाइट्रोग्लिसरीन। क्या होगा, नाइट्रोग्लिसरीन। एक्सक्लूसिव सब्सटेंस है, विस्फोटक पदार्थ है। डायनामाइट जो है ना विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक फोटक पदार्थ है, समझ गए। मतलब ये विस्फोट करने वाला है, बम जैसा होता है। कोलवरी में कोयला के चट्टान को फोड़ने के लिए या बड़े बड़े बिल्डिंग को गिराने के लिए डायनामाइट का प्रयोग होता था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सिरके में पाया जाता है, सिरका गन्ना के रस बना, सिरका कई चीज़ का बनता है लेकिन हम लोग जो गांव में पीते थे वो गन्ना का सिरका होता था। गन्ना का जूस निकाल करके उसको धूप में पहले पकाइए, उसके बाद कढ़ाई में छौंक कर करके उसको रखा जाता था। वो जानते हैं यह पाचक रस के रूप में काम आता था हम लोग को सिरका में, सिरका। चलिए तो सिरका में कौन सा एसिड होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, एसिटिक होगा, फार्मिक होगा, नाइट्रिक होगा? तब तक आप लोग आंसर दीजिए, हम इसका फार्मूला डाल देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है ना, एसिटिक एसिड CH3COOH लिख दो। फॉर्मिक अम्ल का नोट कर लो बेटा, फॉर्मिक का हो जाएगा CH2, हाँ ठीक है, CH2O2, या लिख सकते हो CHOH, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं डबल ओ हो जाएगा। चलिए अब नाइट्रिक अम्ल का पता होगा आप लोग को, HNO3 होता है, HNO3 होता है। हाँ तो आंसर दो, सिरके में क्या पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड, यानी क्या CH3COOH, है ना। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण का मतलब हुआ जैसे आम का अचार बनाते हैं, है ना, या किसी चीज को बहुत लंबे समय तक रखना होता है। जैसे मान लो कि आम को काट करके रखिएगा, या बहुत से चीज हरा भरा चीज है जिसको काट के रखोगे या ऐसे भी रखो सड़ जाता है, तो सड़ने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाएंगे? नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिनॉल या बेंजोइक? फटाफट आंसर दो, तब तक हम इसका फार्मूला डाल देते हैं। नाइट्रिक अम्ल अभी बता चुके हैं, HNO3 हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो जाएगा, और फिनॉल, फिनॉल का हो जाएगा C6H5OH, एक प्रकार का अल्कोहल है। अब बेंजोइक हो गया C2H6O2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो C2H5C, सी यहाँ एक ही होगा हो, अगर यहाँ देंगे दो तो एक पड़ेगा, रुक जाओ। CH5COOH ऐसे कर करके 2 कार्बन हो जाएगा, और हाइड्रोजन के हो जाएगा 5 1 6 ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो आंसर दो। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका प्रयोग करते हैं? बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। बेंजोइक एसिड C2H6O2। चलिए अब चलते हैं 20 नंबर केमिस्ट्री का अंतिम क्वेश्चन। प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है?
जो पेड़ पौधों से रबर प्राप्त करते हैं और उसको हार्ड बनाना होगा और स्ट्रांग बनाना होगा, तो भाई किसको मिलाएंगे उसमें? एसिटिलीन का, आइसोप्रीन का, इथिलीन का, अमोनियम का। बेटा देखो, तब तक आप आंसर दीजिए, हम फॉर्मूला लिखते हैं। एसिटिलीन C2H2, समझ गया। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का हो जाएगा C5H8। एथिलीन बिल्कुल आसान है, C2H4 एल्कीन ग्रुप का है। अमोनिया NH3। तो क्या आंसर दिया आप लोग? आंसर होगा आइसोप्रीन। आंसर क्या होगा? आइसोप्रीन। चलिए अब चलते हैं बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो आंसर दो फटाफट। बीजांडासन और फल भीति दोनों खाने योग्य भाग है किसमें? देखिए बीजांडासन का मतलब हुआ कि जो बीज जो है वो भी खाएंगे, और फल भीति का मतलब जो फल है ना उसका भीति भी खाएंगे, दोनों खाएंगे। तो सेब में बीज तो खाते नहीं है, इसलिए आंसर ना होगा, केवल इसमें फल भीति खाते हैं। केला में फल भीति हो जाएगा। टमाटर होगा, टमाटर में देखिए उसका गुद्दा भी खाते हैं, उसका बीज भी खाते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन। मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की साक्षी अंतवाहिका है। मतलब वैसा सिस्टम मानव नर में जो जनन का भी काम करे और मूत्र सिस्टम मतलब यूरिन जो डिस्चार्ज करते हैं उसमें भी काम करे, दोनों सिस्टम काम करे, तो वह हो जाएगा मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग का मतलब हो गया बेटा, पुरुषों में इसे हम लोग सीसन कहते हैं, जबकि मादा में इसे हम लोग योनि कहते हैं। समझ गए? सीसन जो है आपका सेक्सुअल पार्ट्स भी हो गया, जनन पार्ट्स भी हो गया, और मूत्र भी डिस्चार्जिंग का काम करता है। मादा में योनि सेक्सुअल पार्ट्स भी हो गया और यह मूत्र डिस्चार्ज भी करती है। तो इस प्रकार से मानव में सीसन हो जाएगा और मादाओं में, महिलाओं में योनि हो जाएगा। योनि को वैजिना कहते हैं और इसको सीसन को पेनिस कहते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। खाने योग्य भूमिगत तने का एक उदाहरण है वैसा तना जिसको हम लोग खाते हैं। फटाफट आंसर दीजिए। गाजर का तो हम लोग जड़ खाते हैं जी, गाजर का जड़ खाते हैं, मूंगफली का बीज खाते हैं, शकरकंद का जड़ खाते हैं, आलू का तना खाते हैं। देखो आलू लगता है ना कि जड़ में फलता है, ये बैठता है, नहीं, आलू तना है, इसलिए आंसर क्या मारेंगे? डी मारेंगे हम लोग। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। नाइट्रोजन और पोटासियम की कमी का लक्षण। पेड़ में अच्छा देखो एक चीज ध्यान देना, पेड़ पौधों के लिए सबसे अच्छा पोषक कौन है? तो नाइट्रोजन होता है। जितना तरह के पेड़ पौधा है उसका सबसे मुख्य पोषक क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। इसी नाइट्रोजन के कारण ही पेड़ पौधा हरा भरा होते हैं। यूरिया भी देते हैं हरा भरा होने के लिए, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा है। पोटासियम ये जो है ना बड़का बड़का बैठाने का काम करता है, खास करके प्याज बैठाना हो, लहसुन बैठाना हो, आलू बड़ा साइज बैठाना हो, तो पोटास का प्रयोग करेंगे। पोटास हमेशा जो है जमीन के अंदर जो फल होता है ना उसको बड़ा करता है। मतलब पोटास का काम है पेड़ पौधों के जड़ को मजबूत करना। जमीन के अंदर जो पार्ट्स है ना जड़, उसको मजबूत करता है। तो लहसुन, प्याज, आलू, शकरकंद जड़ के नीचे होता है, इसे जानते क्या करेगा? उसको एकदम हैवी कर देगा पूरा। तो पोटास आलू के साइज को बढ़ाने के लिए, प्याज के साइज को बढ़ाने के लिए वगैरह के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। चटाइए, तो नाइट्रोजन और पोटेशियम कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखेगा बताइए? फटाफट आंसर दो। चलिए जीर्णमान पत्तियों में आंसर होगा। जीर्णमान पत्तियों मतलब दम नई कलियां टाइप के जो होगा सो। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त होता है? सॉरी मुक्त नहीं होता है पूछ रहा है। किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होता है? आंसर दीजिए। पादपों में,
सुवसन के लिए, प्राणियों में सुवसन के लिए, एल्कोहली किण्वन सुवसन के लिए, लैक्टेट किण्वन के लिए। एल्कोहली किण्वन समझते हैं? दारू का निर्माण। जलेबी बनाने से पहले जो मैदा सड़ाते हो ना, वो सब एल्कोहली किण्वन है। और लैक्टेट मतलब हो गया दूध का खट्टा होना, दूध का जब जो खट्टा होना होता है ना, किण्वन, वो वाला। चलिए देखिए बेटा, पादपों में वायु श्वसन में दिन में तो पेड़ जो है ना, अगर दिन का समय है तो यह O2 रिलीज करेगा, लेकिन रात के समय में यह CO2 रिलीज करेगा। इसीलिए हमारा इसमें तो भाई CO2 है ना। प्राणी ये तो बेचारा पूरा ऑक्सीजन यूज करता है, CO2 खूब छोड़ता है, तो यहाँ भी CO2 हो गया। एल्कोहली किण्वन शराब के निर्माण में यहाँ भी CO2 का डिस्चार्जिंग होता है। लैक्टेट किण्वन दूध वगैरह का जो किण्वन कराते हैं हम लोग, तो इसमें CO2 रिलीज नहीं होता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक समुद्री मछली जो विद्युत उत्पन्न कर सकती है, बताइए। प्रोस्टिस है, टॉर्पीडो है, ट्राइगोन है, स्कोलिडियन है। कौन सा मछली है जो बिजली उत्पन्न कर सकती है? फटाफट आंसर दो। चलिए इसका आंसर होगा टर्पीडो। टर्पीडो जो है बिजली उत्पन्न कर सकती है। मत छूना इसको, मारे करंट हिला देगा। अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन। वह कौन सा शैवाल है जो मानव के लिए खाद्य रूप में नियोजित किया? देखो शैवाल जितना भी है ना, करीब करीब खाए का ही चीज है। सब तरह के शैवाल हम लोग खाते हैं, समझ गए आप। लेकिन इसमें जो है कुछ ज़्यादा खाने योग्य है, कुछ नुकसानदायक है। स्पाइरोगाइरा ना खाइएगा, ज़्यादा ये है। देखिए इसमें जो है ना क्लोरेला, ये बहुत ही इसमें कार्बोहाइड्रेट युक्त जो है से है इसमें ये क्लोरेला, तो हम लोग इसी को खाद्य पदार्थ में यूज करेंगे ऑप्शन के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। निम्न में कौन सा ग्रंथि एक जठर ग्रंथि नहीं है? जठर ग्रंथि देखो कहाँ होता है, समझिएगा। ये आपका हो गया पेट, समझ गए। ये आपका हो गया अग्न्याशय ग्रंथि, समझ गया। अग्न्याशय ग्रंथि। एक बात और नोट कर लेना, अग्न्याशय ग्रंथि का दो पॉइंट। यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। अग्न्याशय अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि, नोट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ से इनके दीवारों से HCl जो निकलता है वो बाह्यस्रावी होता है। बाह्यस्रावी में क्या निकलता है? HCl। अंतःस्रावी में निकलता है हार्मोन। क्या निकलता है? हार्मोन, खास कर करके शुगर कंट्रोल करने वाला, खास करके शुगर कंट्रोल करने वाला होता है। इंसुलिन बोलते हैं इसको। चलिए आगे देखिए। तो ये पेट का जो दीवार है ना, खरोचदारी वाला, इसी में इस प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं। तो जठर ग्रंथि इसमें से कौन नहीं है? इसमें से कौन ऐसा है जो जठर ग्रंथि नहीं है? तो बेटा फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। हो गया, आंसर दो ना। अरे क्या आंसर दे रहा यार। देखो कार्डियक जो है जानते हैं, ये भी पेट में होता है, यहीं पर है, जठर ग्रंथि है। ये भी जो है पेट में ही होती है। फंडिक जो है भी पेट में होता है। लार ग्रंथि ये आपका मुंह में होता है। दैट मीन्स हम लोग कहेंगे कि लार ग्रंथि जो है जठर ग्रंथि नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये कहाँ होता है? मुंह में होता है। क्या ग्रंथि होता है? 6 गो होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जब गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु समूह कौन होगा? यूबैक्टीरिया, ऑर्गेनोट्रॉफ, मिथेनोट्रॉफ, मेथेनोजिन। देखो बाबू, जैव गैस
जीव जंतुओं के शरीर से सड़ने से, तो देखो आंसर होगा मेथेनोजेन। मेथेनोजेन का मतलब मेथेन, जेन मतलब जनरेट करने वाला, मेथेन गैस उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया समूह है ना। तो जो जीवाणु जीव जंतुओं को सड़ा करके अब मेथेन गैस CH4 का निर्माण करता है, उस ग्रुप को बोलते हैं मेथेनोजेन। क्या बोलते हैं? मेथेनोजेन। और मेथेन को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्स गैस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। रुधिर का थक्का अगर बात करें हम लोग, थक्का दो तरह का फैक्टर याद रखिएगा। एक तो अगर हम लोग बात करें पदार्थ में, अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर पोटासियम हो जाएगा, या विटामिन के कहिए, पोटासियम कहिए, पोटासियम का संख्या सिंबल के, या विटामिन के कहिए, जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। और दूसरा तरफ अगर आवे हम लोग हार्मोन में या ब्लड पार्टिकल्स में, तो हो जाएगा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है वो ब्लड में पहले से उपस्थित रहता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ब्लड में पहले से ही उपस्थित रहता है, समझ गए। लेकिन शरीर में जमता काहे नहीं ब्लड? जब ब्लड में फाइब्रिनोजेन है तो फिर ब्लड में थक्का क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वहाँ हिपैरिन होता है। हिपैरिन, सुनो, जब हिपैरिन जो है ना एकदम वहाँ शरीर में जब ब्लड है तो हिपैरिन एकदम सक्रिय रहता है। जब शरीर में ब्लड रहेगा तो हिपैरिन क्या रहता है? सक्रिय रहता है। और जब ये सक्रिय रहेगा तो ये बेचारा फाइब्रिनोजेन जो है ना एकदम चुपचाप पड़ल रहेगा। और जैसी बॉडी से बाहर आया तो हिपैरिन जो है ना निष्क्रिय हो जाता है। तब फाइब्रिनोजेन प्रोटीन क्या करता है कि फाइबर का जाल बना देता है, जिसमें WBC और RBC वगैरह प्लेटलेट्स वगैरह जो पार्टिकल्स हैं वो फंस जाते हैं और ब्लड जम जाता है। क्लियर हो गया? अब रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना मतलब जल्दी न बनना, ये कहलाता है हीमोफीलिया। क्या कहलाता है बेटा? हीमोफीलिया। क्या कहलाता है? हीमोफीलिया। तो ब्लड थक्का नहीं जम रहा है तो पोटासियम पदार्थ या विटामिन के की कमी से, समझ गए। और ब्लड नहीं जमना, देर से जमना क्या कहलाता है? कौन सा दोष है? हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया। और ब्लड बाहर आने पर जमता किसके वजह से है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन की वजह से होता है। शरीर में ब्लड क्यों न जमता है? क्योंकि वहाँ हिपैरिन वहाँ सक्रिय होता है। तो आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।